नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं प्रीति योगी। हम बात करने वाले हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर 12 में। जैसा कि अपन बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के ब्रिज भाषा जो ब्रिज भाषा का हिंदी साहित्य के रूप में विकास, तो उसका जो चैप्टर नंबर 12 का जो लास्ट वाला बचा था ना अपना, आज ही अपन कंप्लीट कर लेंगे। ब्रिज भाषा के ऊपर टिप्पणी। ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई सबसे प्रमुख बोली है, जिसका भौगोलिक संबंध ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश से है। इसके आरंभिक संकेत यद्यपि आदिकाल में ही अमीर खुसरो तथा पिंगल भाषा के रूप में दिखने लगे थे, किंतु इसका वास्तविक विकास भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हुआ। रीतिकाल में बिहारी जैसे कवियों ने इसमें कलात्मक चमत्कार किए, तो गणानंद ने इसे हृदय की गहराइयों से जोड़ा। भारतेंदु युग भी कविताओं में ब्रिज भाषा के मोह से मुक्त नहीं हो पाया। हालांकि छायावाद के दौर तक आते आते काव्य भाषा के रूप में यह समाप्त हो गई। ब्रिज भाषा की विशेषताओं में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है। पहला है ध्वनि विशेषताओं में ओकारांत की प्रवृत्ति, उठो आयो गयो प्रमाण, महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण, सुख मोहने ने बाण शय या फिर से उपदेश इत्यादि प्रमुख है। फिर है व्याकरणगत विशेषताओं में महत्वपूर्ण इस प्रकार है। इसकी क्रिया संरचना में वर्तमान काल हेतु तय रूप करत बैठत, भविष्य काल के गैर रूप करग तथा भूतकाल हेतु और रूप गयो का विशेष प्रचलन है। बहुवचन बनने के लिए ए, अन तथा इन, बातीन और सखीन तथा स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईत, इनी तथा आइन प्रत्ययों का प्रयोग उल्लेखित है। कारकीय प्रसर्गों में कु कर्म शु तथा शो करण अपादान प्रमुख है। ब्रज भाषा मूल रूप से चाहे ब्रज मंडल की बोली हो, किंतु काव्य भाषा के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध रही है। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, अवध में तुलसी, मध्य प्रदेश में केशव दास, राजस्थान में मीरा, महाराष्ट्र में भूषण, गुजरात में नरसिंह मेहता इत्यादि कवि इसका प्रयोग करते रहे हैं। इसी का आचार्य भिखारी दास को कहना पड़ा है, ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे कविन की बोली है सो जाने। ब्रज भाषा केवल ब्रज की ही ब्रजवासों की नहीं है, ये सब कवियों की ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की विभेदक विशेषता उसकी कोमलता, मधुरता और मिठास है। इसी कोमलता ने सुर को वात्सल्य और श्रृंगार का महानतम कवि बना दिया और बिहारी के दोहों में अद्भुत चमत्कार भर दिया। किंतु यही चमत्कारिता आधुनिक काल में ब्रज भाषा की सीमा बन गई और इसका पतन हो गया। अभी भी इसके महत्व को खारिज करना संभव नहीं है। फिर है ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता के कारण। गंभीर कलात्मकता का अर्थ, कलात्मकता दो तत्वों पर निर्भर होती है, कवि की क्षमता तथा भाषा की क्षमता। ब्रज भाषा की कलात्मक सर्वोच्चता निर्विधिक है। प्रश्न यही है कि सिर्फ उसके कवियों की क्षमताओं का परिणाम है कि अन्य कारण भी उत्तरदायी है। भाषाविदों में सहमति है कि ब्रज भाषा के साहित्य में विद्यमान कलात्मकता के कई कारण इसे भाषा में ही निहित हैं। ऐसे प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। तो पहला है भौगोलिक तथा सांस्कृतिक कारण। ब्रज भाषा ऐसे क्षेत्र की भाषा है जो यमुना का तट है, आर्थिक दृष्टि से वंचन का शिकार नहीं रहा और कृष्णा मिथक, जिसके संस्कारों में बैठे हुए कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए, क्योंकि वे सभी गुणों व कलाओं से संपन्न। राम का जीवन संघर्ष का जीवन है, जबकि कृष्ण का जीवन की कला है। राम का जीवन संघर्ष का जीवन है, बट कृष्ण का जीवन की कला है। ऐसा समाज जीवन को सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक प्रयासों तक सीमित नहीं करता, बल्कि जीवन में आनंद व तन्मयता की खोज करता है। ऐसे समाज भी भाषा कलात्मक न हो, यह संभव नहीं है। फिर है साहित्य कारण। ब्रज भाषा में सामान्यतः साहित्य की परंपरा सूरदास से आरंभ हुई और वल्लभ के प्रभाव के कारण यही से श्रृंगार व वात्सल्य केंद्र में आ गए। सुर ने कला के सर्वोच्च स्तर तक इस भाषा को पहुंचाया, जिसमें मुख्य भूमिका बिंब, अलंकार, वक्रता जैसे तत्वों की रही है। सुर का नेत्रहीन होना और उनकी विभाव योजना का सीमित होना भी कला के विकास में सहायक रहा, क्योंकि
यथागत विस्तार के अभाव में कलागत श्रेष्ठता ही कविता को महान बना सकती है। आगे चलकर बिहारी जैसे कवियों का कविता व कला को बेहद गहराई से जोड़ दिया। इन कवियों ने चित्रकला, संगीत कला आदि के आनंद को भक्ति काव्य में भर दिया। यही कारण है कि इन कवियों के पास आकर ब्रजभाषा कलात्मक चमत्कृति का अद्भुत माध्यम बन गई है। फिर है ऐतिहासिक कारण। ब्रजभाषा कृष्ण के मितक से जुड़ी भाषा है। कृष्ण के मितक के कलात्मक प्रयोग की संभावना जयदेव विद्यापति दिखा चुके हैं। लोकबद्धता का दबाव न होने से कलात्मकता खुलकर निकल सकी। फिर है कृष्ण भक्ति कवि मंदिर के माहौल में रहते थे और आर्थिक जीवन के संघर्षों से प्राय अप्रभावित थे। उन्हें तुलसी की तरह गरीबी विचलित नहीं करती थी और न कबीर की तरह वर्ण व्यवस्था व सांप्रदायिकता। तन्मयता के ऐसे माहौल में कलात्मक विकास की संभावना बढ़ जाती है। फिर है रीतिकाल में युद्ध विहीन तथा सुरक्षित राजनीतिक स्थिति के कारण दरबार कलाओं में डूबने लगे और हर कला संवेदना के स्थान पर अभिव्यक्ति सामर्थ्य पर निर्भर हो गई। इसने ब्रजभाषा में निहित कला को ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जो किसी भी भाषा के लिए स्वप्न होता है। लक्षण ग्रंथ परंपरा ने इसमें सहयोग दिया, क्योंकि लक्षणों का प्रयोग करते करते ये कवि भी अपनी कविताएं काव्य शास्त्र के अनुकूल बनाने लगे थे। अब है ब्रजभाषा की शक्तियाँ और सीमाएं। तो आ जाते हैं ब्रजभाषा की शक्तियों के ऊपर। शक्तियाँ, ब्रजभाषा की मूल शक्ति इसमें निहित अद्भुत कोमलता व माधुर्य है। किसी भाषा में कोमलता व माधुर्य की उपस्थिति का संबंध मुख्यतः इस बात से है कि भाषा में कौन से स्वरों व व्यंजनों का प्रयोग ज़्यादा होता है। यदि ट वर्ग की ध्वनियों का अधिक प्रयोग हो और ड और ढ जैसी ध्वनियाँ आती रहे तो भाषा में कठोरता व ओज गुण पैदा होते हैं। इसके विपरीत यदि प, म, न तथा ल जैसी ध्वनियाँ अधिक आवृत्ति के साथ उपस्थित हो तो भाषा माधुर्य गुण से भर उठती है। ब्रजभाषा की मधुरता व कोमलता इन्हीं तत्वों पर टिकी है। इस कोमलता और माधुर्य के कारण ब्रजभाषा वात्सल्य व श्रृंगार के क्षेत्रों में विशेषीकृत भाषा बन गई। वात्सल्य के लिए जिस कोमलता की आवश्यकता होती है वह हिंदी की किसी भी अन्य बोली की अपेक्षा ब्रजभाषा में अधिक है। मैथिली इस स्तर पर प्रतिस्पर्धी नजर आती है, किंतु ब्रजभाषा पर उस पर भी भारी पड़ती है। यही कारण है कि ब्रजभाषा में वात्सल्य वर्णन का जो उच्च स्तर हुआ गया वह दुनिया की किसी भी अन्य भाषा के साहित्य में नहीं दिखता। उदाहरण के लिए शोभित कर नवनीत लिए गुटरुइन चलत रेणु त मंडित मुद मुख दधि लेप किए। माधुर्य गुण की अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्रजभाषा श्रृंगार की मार्मिकता का जितना गहरा उद्घाटन कर पाती है उतना कोई भाषा नहीं कर पाती है। फिर हम इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि संयोग, तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए सोहे करे बोहनु हंसे देन कहे नट जाए। फिर है वियोग, संयोग वियोग, निरखती अंक श्याम सुंदरम के बार बार लावती छाती लोचन जल कागद में सी मिलके हवे गई श्याम श्याम की पाती। ब्रजभाषा गति प्रवाह चंचलता की दृष्टि से एक बेहतरीन भाषा है। ये आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो ये आप एक बार पढ़ लेना इसका। इसमें इतना समझाने का इतना कुछ है नहीं। फिर है प्रयोग के साथ वाक्यों का अर्थ भी दिया गया है। कठत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन नो सिही हो बात। ब्रजभाषा में एक विशेष गुण भाषाई लचीलेपन का ही है। ये गुण यूँ तो सभी समर्थ बोलियों में होता है, किंतु ब्रजभाषा में तुलनात्मक रूप से अधिक है। इसका अर्थ है कि कोई बोली अन्य बोलियों के कितने तत्वों को पचा सकती है। जिस बोली में यह क्षमता ज़्यादा होगी वह अपने क्षेत्र की सीमाओं को लांघने में अधिक समर्थ होगी। ये गुण अवधि में भी काफ़ी अधिक है, किंतु ब्रजभाषा में इसकी अधिकता का प्रभाव यही हुआ कि रीतिकाल में ये अपने भूगोल का अतिक्रमण करके अखिल भारतीय भाषा बन गई। इसका राजस्थानी मिश्रित रूप मीरा के काव्य में दिखता है, तो पंजाबी मिश्रित रूप गुरुओं की वाणी में। स्वयं सूरदास जी ने भी कुछ अवधि, कुछ पूर्वी तथा कुछ पंजाबी तत्व ब्रजभाषा में शामिल किए हैं।
फिर नंददास व परमानंद दास ने संस्कृत शब्दों का ब्रज भाषाकरण किया, जिससे भाषा और समृद्धि हुई। फिर इसके कुछ आचार्य भिखारी दास के कुछ उदाहरण हैं। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि की बोली जो जानिए। ब्रज भाषा केवल ब्रज वालों की नहीं है, ऐसे ऐसे कवियों की है जो आप जान सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर मीराबाई की है, पंजाब के अंदर जो गुरु वाणियों की होती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कवियों की बोली है। तो इसीलिए ब्रज सिर्फ ब्रजवासियों की नहीं है, ब्रज अलग अलग जगह पर अलग अलग कवियों की होती हैं। फिर आ जाता है ब्रज भाषा की विशेषता यह भी है कि श्रृंगार व वात्सल्य में विशेषीकृत हो जाने के बावजूद यह अन्य भावों को धारण करने में असमर्थ नहीं हुई। इससे निहित आंतरिक गत्यात्मकता के कारण यह अन्य भावों में भी उतनी ही सहज प्रतीत होती है जितनी वात्सल्य व श्रृंगार में। उदाहरण के लिए, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। कि मतलब अपन जितना, वो कहने का मतलब कि अपन को जितना ही सोचना चाहिए जितनी की अपनी कोई हैसियत हो। कहने का मतलब बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं कि अपन जितने ही पैर पसारने चाहिए, जितनी अपनी लंबी सोल या फिर अपनी लंबी कामल या फिर फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट की जितना लंबा अपना सोल होगा उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए। जितनी अपनी हैसियत होती है उतनी है, उसी हैसियत के अंदर अपने को सपने देखने चाहिए। समझे? ये किन्होंने कहा है? वृंद ने। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी बिपिल विपति बाल विद्वन की, यह प्रताप नारायण मिश्र। ब्रज भाषा में संगीतात्मक और तन्मयता का जो सर्वोच्च स्तर मिलता है वह किसी भी अन्य बोली में नहीं मिलता। तो इसका एक उदाहरण है, भरी रही भनक भनक तार ताननी की, तनक तनक तामे जनक चुरीन की। तो ये हो गई उसकी शक्तियाँ। फिर है सीमाएं। ब्रज भाषा की मूल सीमा यही है कि यह तीव्र भावुकता का संप्रेषण करने में विशेषीकृत होने के कारण गंभीर वैचारिकता का निर्वाह नहीं कर पाती। सूरदास के समय से भारतेंदु युग तक इसका प्रयोग वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार इत्यादि पक्षों में ही होता रहा। लौकिक जीवन की समस्याओं पर विचार करने की प्रक्रिया इसमें नहीं पनप सकी। इसका नुकसान इसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। आधुनिक काल के आगमन के बाद लौकिक समस्याएं साहित्य के केंद्र में उभरने लगी और ब्रज भाषा तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें धारण करने में असमर्थ सिद्ध हुई। यही कारण है कि आधुनिकता की वाहिका खड़ी बोली बन सकी, क्योंकि उसमें अति भावुकता की प्रवृत्ति नहीं थी। ब्रज भाषा मूल प्रकृति में चंचल व सहिष्णुपूर्ण भाषा है। ये चंचलता मुक्त काव्यों में बहुत बड़ी बन जाती हैं, किंतु प्रबंध काव्य में उतनी ही बड़ी ऐसा नहीं कि ब्रज भाषा में प्रबंध काव्य लिखे नहीं गए, किंतु न सिर्फ इनकी मात्रा कम रही बल्कि ये अवधि की तुलना में कमजोर भी रहे। उदाहरणार्थ, रामचंद्रिका व कवितावली ब्रज भाषा के प्रबंध काव्य है, किंतु कथा में सम्मान होने के बावजूद ये रामचरितमानस के आसपास भी नहीं हैं। तो आप ये ना, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको इसके मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसके नोट्स ले सकते हैं और ये आप खुद से पढ़ सकते हैं एंड सीमाएं। बाकी इसमें ऐसा समझाने का तो कुछ है नहीं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को उसको ज्वाइन जरूर कर लेवे और उससे आपको सारे PDF, सारे वीडियो के लिंक्स सब उसके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो फिर इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है जो कि पहले UPSC के अंदर पहले कुछ सालों में आए हैं, जैसे कि 2017 में आया है। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त ब्रज की विशेषताएं या टिप्पणी 2017 में आया। फिर 2015 में मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज का विकास टिप्पणी 2015 में आया। भक्तिकालीन हिंदी के विभिन्न रूप टिप्पणी 2012 के अंदर आया। फिर ब्रज और अवधि का व्याकरण तुलनात्मक विवेचन कीजिए 2010 के अंदर आया।
ब्रिज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए 2005 के अंदर आए। मध्यकाल में ब्रिज भाषा और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास पर प्रकाश डालिए 2003 के अंदर आया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सहायक हिंदी भाषा रूपों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे 2001 के अंदर आया। और ब्रिज भाषा और अवधि में अंतर टिप्पणी कीजिए 2002 के अंदर आया है। ठीक है, तो देख लो, अगर हर साल मतलब हर एक साल हर 2 साल छोड़ के आ रहा है तो प्लीज़ आप 2017 के बाद में नहीं आए तो शायद 2021 में आ जाए, तो प्लीज़ अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब अपन इसके बाद में है ना, कल अपन करेंगे खड़ी बोली। कल अपन बात करने वाले हैं अध्याय 13 के ऊपर, खड़ी बोली के ऊपर। ठीक है, और अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।